हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। आज हमारा का टॉपिक है मध्यकाल। तो मध्यकाल के बारे में आज हम पाल शैली के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने आपको करा ही दिया है, आपका प्रागैतिहासिक काल खत्म हो गया है, आपका सिंधु भी खत्म हो गया है, इवन आपका वैदिक काल भी खत्म हो गया है और आपकी जितनी भी गुफाएं हैं वो भी आपकी करा दी गई हैं। दो गुफाएं बची हैं, एक उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, और खंडगिरी की मतलब जो भी है आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो जो गुफाएं दो बची हैं उसको भी करा दिया जाएगा। लेकिन मैं सोच रही थी कि आपका जब अजंता पूरा गुफाओं की कला खत्म हो गई है तो अब हम मतलब मध्यकाल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो मध्यकाल के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आज का जो टॉपिक है वो पाल शैली है। बहुत लोग स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, पाल शैली और अभ्रंश शैली में कंफ्यूजन होता है। तो बिल्कुल आपका कंफ्यूजन भी बिल्कुल दूर कर देंगे। बस आप बिल्कुल ध्यान से आप वीडियो वॉच करिए और आराम से उसको देखिए। और उसको मैं स्टार्टिंग से आपको पहले बताऊंगी कि जो मध्यकाल है, मध्यकाल को कितने भागों में बांटा है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी आपका जो पाल शैली है, पाल शैली में कहां कहां यहाँ पर प्रमुख रूप से विकसित हुई थी, मतलब उनका क्या किस किस चीज में विकसित हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो देवपाल का जो है उसके बारे में बताएंगे कि जो यहाँ पर है यानी कि जो शासन था किसके समय में क्या क्या विकसित हुआ था, ये भी आपको बताएंगे। और कौन से चित्रकार ने किस में ज्यादा अपने चित्र बनाए हैं, किस में क्या किया है। ठीक है, और यहाँ पर हम सब देखेंगे पाल शैली के वंश के संस्थापक, पाल शैली के संस्थापक। ठीक है, तो यहाँ पर सब देखेंगे, उनकी जो चित्रकारी है वो सब यहाँ पर टोटल देखेंगे जो पाल शैली का है। ठीक है, नेक्स्ट डे आपका बिल्कुल पाल शैली के जितने भी हैं, आपका जैन ग्रंथ हो गया और यहाँ से पाल मतलब जो क्या कहते हैं, जो पोथियां बनाई थी यानी कि जो पांडुलिपि बनाई गई थी, ये पोथियों की चित्रकला जो थी यानी कि अभ्रंश शैली में और पाल शैली का दोनों को मिक्स करवा के दे देंगे कि ताकि आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाए कि दोनों को मिक्स ना करें। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा अभ्रंश शैली का है, कौन सा पाल शैली का, तो ये भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, बाकी तो बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहिएगा। देखो आपको बिल्कुल बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। बस आप सीधे एक रफ पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए और उसको रफ पेपर पर करिए और उसको अच्छे से समझिए। एक बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार, कैसे नहीं समझ में आएगा। नहीं भी समझ में आएगा तो एक बार रिक्वेस्ट और करिए कि मैम ये वाला चैप्टर दोबारा पढ़ा दो, तो बिल्कुल दोबारा भी आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल रेगुलरिटी बनाएं। ठीक है, और जो भी कोई स्टूडेंट अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम से भी जुड़ सकता है कि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत पता लग जाए कि कौन सी क्लास होती है। ठीक है, कौन सी मतलब 1 टाइम में 2 टाइम क्लास होती है, ये तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, टाइमिंग आपको पता ही भी है, तो सब कुछ पता है कि एक तो दिन में आपके 2 बजे होती है, रात में देखो 9:30। अगर सही लगा आपको तो 9:30 कर देंगे, अगर आप सुटेबल है 10:30 के लिए तो आप 10:30 कर देंगे। जो आपका अगर मन करता है कोई सा भी तो आप वो टाइम बता सकते हैं। चलिए, तो आप बिल्कुल का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर मध्यकाल की। तो मध्यकाल का पहले हम जानते हैं कि जो मध्यकाल, तो मध्यकाल में तो आपने इससे पहले पढ़ा था, यहाँ पर गुफाओं की कला पढ़ी थी। और यहाँ पर गुफाओं की कला जो मतलब 7वीं शताब्दी के जो एलोरा और सित्तनवासल था, तो वहां से 7वीं शताब्दी का जो 7वीं शताब्दी के जो अंतिम स्तर के मतलब द्वितीय स्तर के जो चित्र थे, कौन से थे ये तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एलोरा और सित्तनवासल के जो मतलब द्वितीय स्तर के जो चित्र थे वहीं से ही यहाँ पर भित्ति चित्रों में बिल्कुल गिरावट आने लगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरी चीज ये याद रखना है कि आप भी जानते हैं कि जो पाल शैली का यानी कि जो मध्यकाल का जो समय था, तो यहाँ से 700 से यानी कि 700 से मतलब शुरू हुआ, मतलब 7वीं शताब्दी से शुरू हो गया था। तो यहीं से ही आपके द्वितीय स्तर के जो चित्र में बिल्कुल गिरावट आने लगी और भित्ति चित्र बनने नहीं लगे। अब फिर यहाँ पर इसका रीजन क्या था, इसका कारण क्या था? अब इसका कारण ये था कि जो मतलब मध्यकाल की यानी कि जो पोथियों के चित्र क्यों बनने लगे, क्योंकि इसका सिर्फ एक रीजन था, क्योंकि बहुत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया, छोटे छोटे राज्यों में बट गया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि चोल, काकतीय, विजयनगर, होयसल, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसी कारण से यहाँ पर भित्ति चित्रण तो बढ़ाई नहीं जा सकते थे। तो जब छोटे छोटे राज्य में होगा तो भित्तियां भी तो बट जाएंगी ना, तो बस यही रीजन था। फिर क्या हुआ कि यहाँ से जो एक पांडुलिपि का विकास हुआ। ठीक है, पांडुलिपि मतलब जिसको पोथियां कहते हैं, पोथियां यानी कि जो उसको हम चित्रित पोथियां बनाते थे तो उसी को ही हम पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, यहीं पर पोथियों की कला है, यही मध्यकाल की कला है। और इसमें हम दोनों पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पर, पाल शैली और अभ्रंश शैली। जो आज का टॉपिक है वो हमारा कौन सा टॉपिक है? पाल शैली का। तो जितना आपने समझाया समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं और इसको बहुत अच्छे से
बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो, ठीक है। तो अब हम देखो यहाँ पर से आपको समय याद रखना है कि जो मध्यकाल की जो 7 से लेके 16 तक का समय है, ठीक है, यहाँ पर ईस्वी, ठीक है, यानी कि 7वीं से लेके 16वीं शताब्दी का इसका समय पड़ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि मध्यकाल को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 कौन सा बांटा है? पूर्व मध्यकाल, और दूसरा कौन सा बांटा है? उत्तर मध्यकाल, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया, एक मतलब वो पूर्वी मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। सबसे ज्यादा जो पाल शैली जो विकसित हुई थी, ठीक है, पाल शैली की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम पोथियों की चित्रों की बात करें, शुरुआतों की बात करें, तो सबसे ज्यादा पूर्वी क्षेत्र में हुई थी, मतलब पूर्वी भारत में इसकी शुरुआत हुई थी सबसे ज्यादा, ठीक है। ये चीज याद रख लेना। जिसका जो प्रमुख क्षेत्र था वो कौन सा था? बंगाल था, ठीक है, ये भी याद रखना। कौन सा था प्रमुख क्षेत्र? बंगाल था। बंगाल में, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा यहाँ पर पोथियों के चित्र बनाए गए। किसके? पाल शैली की बात कर रहे हैं, याद रखना। जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये वाला है, पाल शैली वाला है, याद रखिएगा। ये ठीक है, पाल शैली जो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक चला है, पाल शैली का याद रखिएगा। ये 2 चीज आपको समझ में आ गया। अभी देखो क्वेश्चंस करेंगे आपके, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल लास्ट तक देखना है आपको, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। आपके 2 एग्जाम भी आने जा रहे हैं, जल्दबाजी करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो आप कभी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे जो पाल शैली है। पाल शैली को तो आप भी जानते हैं कि पाल शैली को पूर्वी शैली भी बोलते हैं। पूर्वी शैली किसने नाम दिया है? ये तो आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताते हैं जो पाल शैली का जो समय है, यहाँ पे 730 से लेके 1197 ईस्वी है, यानी कि 8वीं से 12वीं शताब्दी, ठीक है, याद रखना। ये 8वीं से कितना हो जाएगा? 12वीं शताब्दी हो जाएगा, ये भी चीज याद रखिएगा। ये चीज अभी मैंने आपको बता दिया है। अभी हम पूर्व मध्यकाल का पढ़ेंगे, उत्तर मध्यकाल का हम बाद में देखेंगे। अभी हम पूर्व मध्यकाल, ये तो मैंने बता ही दिया है कि चोल, काकतीय, विजयनगर, होयसर, अपभ्रंश, ठीक है, ये चीज तो आपको है। अब हम पूर्व मध्यकाल को अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो, जो पाल वंश है, पाल वंश को जो प्रमुख रूप से कितने में विभाजित हुआ, यहाँ पर मतलब कितने प्रमुख रूप से आप देख सकते हैं? स्थापत्य के रूप में, मूर्तिकार मतलब मूर्तिकला, और चित्रकला। अब हम स्थापत्य के अंतर्गत देखते हैं कि क्या क्या हुए। महाविहार, स्तूप, चैत्य और विहार। तो यहाँ पर अभी स्थापत्य आपको भी कराएंगे कि कौन कौन से विहार के कौन कौन से स्थापत्य थे, वो आपको सब कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो यहाँ पे जो 1 नंबर वाली क्वेश्चन है वो पहले तैयार करेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे कि जो बिहार का है, बिहार का जो मतलब वो है क्या कहते हैं स्थापत्य हैं, वो सब आपको बताए जाएंगे। कौन से वंश में कौन से मतलब बिहार यहाँ पर बनाए गए थे स्थापत्य, ठीक है। तो चलिए, तो अभी ये आप तो समझ में आ गया कि स्थापत्य का ऐसे ऐसे ही जितना भी है रफ आप इसको करिएगा, ठीक है। उसको बना के देखिए, बार बार बनाकर देखिए, जितनी बार नहीं बनता है आप बना के देखिए कि हाँ ये इस टाइम में ये हुआ था, ठीक है। इतना टाइम आपको इतना तो मिल ही जाता होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मूर्ति, जो मूर्ति है, यहाँ पर जो मूर्ति है धीमान और वित्तपाल। जो धीमान है यानी कि वित्तपाल के पिता थे, यानी कि धीमान मतलब वित्तपाल पुत्र था, ठीक है। तो यानी कि दोनों ही ये एक कांस्य ढलाई का काम करते थे, यानी कि एक क्या है, धीमान और वित्तपाल क्या है, एक मूर्तिकार हैं। तो यहाँ पर इनके कांस्य ढलाई का काम करते थे, मतलब उसमें प्रमुख माना जाता है। किसमें? मूर्तिकार के रूप में इनको प्रमुख रूप से जाना जाता है। किसको? धीमान और वित्तपाल को प्रमुख रूप से किसमें जाना जाता है? मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट पहले सब ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे चित्रकला का। देखो, सबसे पहले तो ये भी बता देते हैं कि जो धीमान वित्तपाल, ये भी चीज है, इसका केंद्र बता देते हैं। केंद्र है इसका नालंदा और कुकीहार। नालंदा और कुकीहार जो इसका है वो केंद्र है, यानी कुकीहार कहाँ पड़ता है? गया, बिहार, ठीक है। तो ये चीज समझना, ठीक है। बाकी मार्कर सूख जाता है गर्मी की वजह से, है ना, ऐसा होता है कि नहीं। चलिए, तो मूर्तिकार है यहाँ पे नालंदा और कुकीहार। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सर्वाधिक मूर्तियां बनी थी वो किसके शासनकाल में बनी थी, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो किसके शासनकाल में बनी थी? आप लोग भी जानते हैं किसके शासनकाल में? देवपाल के शासनकाल में बनी थी। किसमें? मूर्तियां, सर्वाधिक मूर्तियां, ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो चित्रकला है, चित्रकला में भी दो थे, पांडुलिपि और भित्ति चित्र। तो यहाँ पर पांडुलिपि के आपको यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। इनका जो माध्यम था वो ताड़पत्र और पटचित्र दोनों था। ताड़पत्र मतलब पाम लीफ, पटचित्र होता है जो कपड़ों पर बनाए जाते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर
ये है पत्ता हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पर आपका कपड़ा हो गया। ये चीज दोनों भी याद रखना, ठीक है, ये चीज याद रखना। और ये तो आपको इतना पहले सारे स्टूडेंट बता दो कि जितना यहाँ से लेके यहाँ तक बताया है वो समझ में आया है या नहीं आया है। बाकी तो बोलने को है तो क्या बोलते ही जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे करके पढ़ाती हूँ तो उसको अच्छे से समझिए और अच्छे से करिए, कि ताकि आप बिल्कुल दिमाग से पाल शैली कभी निकले ही ना, ठीक है। पढ़ो तो अच्छा पढ़ो, नहीं तो पढ़ो ही मत है ना, ऐसा होता है कि नहीं। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि नोट में देखते हैं कि देवपाल का शासनकाल, जो देवपाल है, देवपाल का शासनकाल पाल चित्रकला के लिए सर्वश्रेष्ठ रहा। अब क्यों श्रेष्ठ रहा? क्योंकि देवपाल के शासनकाल में पांडुलिपि भी बनी थी और इवन क्या बना था, मूर्तियां भी बनी थी। तो इनके लिए पाल शैली का जो सर्वश्रेष्ठ उनका मतलब था कि उनमें सर्वश्रेष्ठ था, जो पाल शैलियां जो मतलब पोथियां बनी थी उसके लिए सर्वश्रेष्ठ था, ठीक है। तो याद रखना, मतलब चित्रकला की दृष्टि से, सॉरी ये तो यहाँ से एक लाइन ऐसे करो तो यहाँ से तो मतलब इरेज भी हो जाता है ना, डिजिटल बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। चलिए तो यहाँ पर चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए शासनकाल जो पाल चित्रकला के लिए सर्वश्रेष्ठ रहा, पोथियों तथा, क्योंकि मूर्तियां भी बनी थी और पोथियां भी बनी थी, इसीलिए देवपाल के समय में क्या था, बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ था। चलिए तो अब हम बात करते हैं पाल शैली के समस्त सचित्र ग्रंथ बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित थी। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कि बौद्ध धर्म की क्या है, महायान से संबंधित थी, ठीक है, तो ये चीज आपको पता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं पाल राजा जो बौद्ध धर्म के अंतिम संरक्षक राजा थे। यानी कि आप भी जानते हैं कि जो अजंता भित्ति चित्र जो बने थे यहाँ पर, उसके बाद आपने देखा होगा कि अब बौद्ध धर्म से आपको कोई भी चित्र ऐसे नहीं मिलेंगे। तो जो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं पाल राजा, यानी तो इसीलिए इनका नाम भी पाल मतलब पाल शैली नाम दे दिया गया, इसीलिए दिया गया था क्योंकि ये एक पाल राजा के बौद्ध धर्म के अंतिम संरक्षक राजा थे, ठीक है। पाल शैली का अधिकांश पोथियां रॉयल सोसाइटी बंगाल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला याद करना, मोस्ट इंपोर्टेंट तो सभी है, यहाँ पे सब पूछ लिए जाते हैं। ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जो शासन है मूर्तियों का जो सबसे बड़ा है वो शासन कौन सा है, मतलब नालंदा का जो केंद्र था, मतलब सॉरी मूर्तियों का जो केंद्र है नालंदा है और कुकिहार है, तो ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्थापत्य की दृष्टि से बिहार में कौन कौन से यहाँ पर बने हुए हैं, ये तो आपको कराएंगे कि कौन कौन से बने हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि चित्रकला से पांडुलिपि जो ताड़पत्र पटचित्र बना है वो किसके लिए सबसे ज्यादा किसके शासनकाल में विकसित हुआ है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो आप सभी याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट सभी है, ठीक है। महिपाल के समय तो बता ही दिया है कि महिपाल, ठीक है, अभी तो देवपाल आया था, देवपाल के लिए शासनकाल में पाल चित्रकला सर्वश्रेष्ठ रही। और महिपाल के समय में क्या था, ये अभी देवपाल से पढ़ा था। महिपाल के समय अधिकांश पाल पोथियां बनी, ठीक है, याद रखना, महिपाल के समय अधिकांश पाल पोथियां बनी हैं, ठीक है। अगर हम सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो किसमें है, देवपाल। अगर हम बात करें कि पाल पोथियां सबसे ज्यादा किसमें बनी है, तो चाहे बेकार बनी हो चाहे अच्छी बनी हो, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बनी है वो किसका नाम लिया जाएगा, महिपाल का नाम लिया जाएगा। अगर हम सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो किसका नाम लिया जाएगा, देवपाल का नाम लिया जाएगा। इतना पॉइंट आपका क्लियर हो गया, आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आया तो बता देना, मैं दोबारा भी पढ़ा दूंगी, है ना। पढ़ाने का मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाने का शौक ही है, बचपन से ही शौक है। 12th के बाद से ही पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने और ग्रेजुएशन के बाद जॉब ही लग गई मेरी। चलिए तो पढ़ाने का बड़ा शौक है, पढ़ाती आ रही हूँ छोटे से। पहले छोटे बच्चों को पहले जो गवर्नमेंट होते हैं स्कूल, तो उसमें पहले पढ़ाया, फिर गवर्नमेंट स्कूल से फिर धीरे धीरे करके डिग्री कॉलेज तक, फिर डिग्री कॉलेज तक यहाँ से अब बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। एक टाइम आएगा बूढ़े बूढ़े लोगों को पढ़ाएंगे बस एक स्टेज और लेनी है, बूढ़े वालों को पढ़ाना है ना। चलिए तो पाल राजा बौद्ध धर्म के अंतिम संरक्षक राजा थे। पाल शैली की अधिकांश पोथियां रॉयल सोसाइटी बंगाल में सुरक्षित हैं, ठीक है। तो यहां से ये चीज पॉइंट आपको याद कर लेना है। अब आता है आपका नंबर, ये मेरा नंबर था ये वाला पार्ट ये मेरा नंबर था, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, तो आप लोग को आपको भी बताना है। बाकी तो मुझे तो पता नहीं है कि आप लोग क्या आंसर देंगे, लेकिन हाँ बिल्कुल मैं देखती रहती हूँ। ये भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको मैं वॉच नहीं करती हूँ, सारे स्टूडेंट को मैं देखती हूँ कौन कौन अच्छे से आंसर देता है, कौन कौन। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए थैंक्स बोलूंगी, वो समझ ही जाएंगे कि मैं किसका नाम लेना चाहती हूँ। कि जो बिल्कुल जो भी स्टूडेंट है मतलब मेरे लिए सपोर्ट में रहते हैं, हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम आप सपोर्ट करते हैं मेरा, ठीक है। तो आप ऐसे ही सपोर्ट करिए, लास्ट तक बिल्कुल जुड़े रहिए। बाकी सिलेक्शन हो अच्छी बात है, मिलने जरूर आना सिलेक्शन हो जाए तो, ठीक है। बाकी मैं पूरी मेहनत करूंगी आपके लिए। चलिए तो अब हम बात करते हैं
पाल शैली का जो संस्थापक है, देखो पाल शैली का जो संस्थापक है, तो देखो पाल शैली का अलग संस्थापक है और पाल वंश का अलग, तो दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाल शैली का कौन सा है, पाल वंश का कौन है, दोनों को मिक्स कर देते हैं, है ना, कि धर्मपाल है कि देवपाल है, कि देवपाल है कि धर्मपाल है, तो ये चीज नहीं करना है, ठीक है। तो पाल शैली का अलग बताना है, पाल वंश का अलग। तो पाल शैली का जो संस्थापक हो जाएगा वो धर्मपाल हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, एक मिनट फिर से मैं कलर चेंज करती हूँ कि ताकि ये ब्लैक ब्लैक दिखे, ताकि बच्चों को अच्छा सा एकदम क्लियर दिखे, है ना, कोई शिकायत ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट शिकायत करते हैं मैम दिख नहीं रहा है, ठीक है। पढ़ने वालों को तो पता है सब कुछ दिखता है, और ना पढ़ने वालों को तो बहाना होता है, बहाने बनाते हैं। जो पढ़ने वाले होते हैं ना, कोई बहाना नहीं बनाता है, तो बिल्कुल उनको तो कैसे भी लिख दो ना, समझ में आएगा, ठीक है। तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए तो आपको जरूर समझ में आएगा। कोशिश करिए तो बिल्कुल भी आंसर मत दीजिए, आराम से फुल स्क्रीन में देखिए उसको, तो अच्छे से और समझ में आएगा। चलिए, तो पाल शैली का जो संस्थापक है वो कौन हो जाएगा, धर्मपाल हो जाएगा। पाल शैली यानी कि जो पाल चित्रकला है, पाल कला है, उसका संस्थापक की बात हो रही है, कौन हो जाएगा, धर्मपाल हो जाएगा। अब हम देखते हैं पाल वंश का हो जाएगा, तो सब लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, देवपाल हो जाएंगे, सब पाल ही पाल हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं पाल वंश के शासक कौन कौन है। तो सारे जितने भी हैं, सारे के सारे पाल लोगों के नाम बताइए कि कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन कौन बताता है वंश के, ठीक है। तो यहाँ पर वंश बताना है आपको। पहला क्या हो जाएगा, धर्मपाल, तो ऊपर ही लिखा है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, देवपाल, वो भी ऊपर लिखा हुआ है। तीसरा क्या हो जाएगा, चलो नीचे लिख देती हूँ, नहीं तो यहाँ तो दिखेगा ही नहीं तो फिर से बच्चों की शिकायत लेगा, मैम दिख नहीं रहा है ना। बहुत सारे स्टूडेंट तो होते हैं, अगर ऑफलाइन होती ना, अगर मैं ऑफलाइन क्लास ले लेती तो फिर बच्चे क्या कहते हैं पीछे से, मैम आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि नहीं पढ़ने वालों को होता है ना, तो ऐसे ही करके नहीं समझ में आता है ना, ऐसा होता है। जो नहीं पढ़ने वाले का मन करता है वो ऐसे करते हैं। चलिए, तो धर्मपाल, देवपाल और महीपाल है, महीपाल हो गए। महीपाल के समय क्या हुआ था, जल्दी से बताइए, अभी तो मैंने बताया है। महीपाल हो गए, जयपाल हो गए, जयपाल हो गए, और विग्रहपाल हो गए, विग्रहपाल तृतीय, विग्रहपाल, विग्रहपाल तृतीय हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, सब पाल ही पाल है। धर्मपाल हो गया, देवपाल हो गया, महीपाल हो गया, ठीक है, विग्रहपाल हो गया, सब आपको पाल ही पाल यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चीज आप याद कर लेना कि जो पाल वंश के शासक हैं वो कौन है, पाल वंश के संस्थापक कौन है, पाल शैली के संस्थापक कौन है, ये सब आपको याद करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा एग्जाम में इस टाइप से पूछ लिया जाता है। अब हम बात करेंगे 16वीं सदी के तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने इसे किस शैली का नाम दिया, ठीक है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम नोट्स के लिए, तो नोट्स के लिए तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, आराम से मैं फ्री पढ़ा रही हूँ, फ्री में आप जितना है, आप लोग बहुत अच्छे लकी हैं, जिसको है तो वो आराम से फ्री में पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो फ्री में पढ़िए आराम से। 16वीं सदी के तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने इसे किस शैली का नाम दिया, तो सभी लोग जानते हैं किस शैली का नाम दिया था, पूर्वी शैली। किसका नाम दिया था, पूर्वी शैली, या फिर बोल सकते हैं नाग शैली, पूर्वी शैली या फिर नाग शैली, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पाल शैली के जो चित्रकार हैं, यहाँ पर किसकी बात करेंगे, पाल शैली के जो चित्रकार हैं, याद कर लेना। उसके मतलब क्या कहते हैं, जो उसके वंश के शासक थे पाल शैली के, वो अलग हैं, ठीक है, ठीक है, ये चीज याद रखना, जो सब पाल ही पाल हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पाल शैली के चित्रकार, तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, पाल शैली के चित्रकार हैं वो आपको बताने हैं। तो जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। वैसे तो सभी इंटेलिजेंट हैं, सभी लोग बता देंगे, जिनकी नहीं तैयारी है वो लोग बताएं ठीक है। धीमान, वो धीमान कह रही हूँ, धीमान हो गया, ठीक है, धीमान, याद यहाँ पर धीमान हो जाएगा, वित्तपाल हो जाएंगे, वित्तपाल। धीमान और वित्तपाल कौन थे, अभी मैंने बताया है, बिल्कुल कौन थे, जय पराजय, जय पराजय, यहाँ पे एक मिनट अलग, जय पराजय और एक विजय, ठीक है। ये तो चीज बहुत जल्दी याद हो जाएगी, एक मिनट इसको अलग ब्लॉक कर दूं कि ताकि आप लोग मिक्स ना कर लें, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, पाल शैली के जो चित्रकार हैं वो कौन हो जाएंगे, धीमान, वित्तपाल, जय पराजय, विजय। देखो विजय लिखा है ना, अभी अभी आ जाएगा स्क्रीनशॉट। चलिए,
तो धीमान, वित्तपाल, जय, पराजय, विजय। ठीक है, तो आपको चित्रकार अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से याद करना है चित्रकार, और इसके जो क्या कहते हैं, जो इसके शासक हैं, पाल वंश के जितने भी शासक हैं वो भी अच्छे से याद कर लेना है। दोनों को मिक्स नहीं करना है, चित्रकार अलग हैं और इसके जो शासक हैं वो अलग हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना है। ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछ लिया जाता है किस समय में मूर्ति कला ज्यादा विकसित हुई थी, मतलब सर्वश्रेष्ठ थी, किस समय में पोथियों चित्रण का क्या है, तो ये मैंने सब आपको बता दिया है, अच्छे से याद करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिहार शैली किसने नाम दिया। तो सब लोग जानते हैं किसने नाम दिया था, हेलन रूबिसो। ठीक है, याद रखना, हेलन रूबिसो ने नाम दिया, रूबिसो। पाल शैली के जो क्षेत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाल शैली की जो क्षेत्र है, तो आप भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो पाल शैली की जो पोथियां बनी थी, तो सबसे ज्यादा किसमें बनी थी, पश्चिम बंगाल में बनी थी। यानी कि सबसे ज्यादा जो उसका सबसे ज्यादा स्टार्टिंग जो है सबसे ज्यादा बनी थी पश्चिम बंगाल में बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाल शैली के जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और आपका कौन सा हो जाएगा, बिहार, नेपाल, बिहार, नेपाल, और पश्चिम बंगाल, बिहार, नेपाल, और कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। यूपी तो सभी लोग जानते होंगे, सभी यूपी के हैं कि नहीं है, है ना, कोई एमपी का तो नहीं है। चलिए, पश्चिम बंगाल, बिहार, नेपाल, उड़ीसा, फिर लास्ट है यूपी भी है, उत्तर प्रदेश भी है। ठीक है, तो याद रखना, पश्चिम बंगाल, फिर से मैं दोबारा बता दे रही हूँ, मुझे तो ये लगता है कि बच्चे फिर गलती करेंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, नेपाल, उड़ीसा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर हम प्रमुख केंद्र की बात करें तो यहाँ पर आप भी जानते हैं कि बंगाल में यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर पोथियां बनी थी। ठीक है, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, नेपाल, ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बंगाल, बिहार, अगर प्रमुख रूप से चारों में पूछा जाए कि चारों में से सबसे ज्यादा कौन कौन से थे, तो बंगाल, बिहार और नेपाल। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कवर पेज। जो कवर पेज है वो कास्ट फलक। ठीक है, कवर पेज कास्ट फलक को सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग करते थे, दो, यानी कि जो कवर पेज बनाते थे और उस पर, चलो अभी तो क्वेश्चन आएगा कि जातक कथाएं। ठीक है, तो कवर पेज को सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग करते थे, लाख लगाते थे कि ताकि उस पर कोई पानी का कोई मतलब इफेक्ट ना पड़े, जल्दी पुराना ना हो, और उसमें बहुत जल्दी मतलब कुछ कीड़े वीड़े भी ना लगे, तो बहुत काफी टाइम तक वो सुरक्षित रहे। तो इसमें किसका प्रयोग करते थे, वो लाख का प्रयोग करते थे। किसका करते थे, लाख का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये एक प्रकार का केमिकल की तरह ही होता है, वही लाख का प्रयोग करते थे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं 9 नंबर है, कास्ट फलक पर किस विषय को चित्रित किया था। जब बौद्ध धर्म से है तो आप सभी लोग जानते हैं कि किससे संबंधित है ये, तो यहाँ पर जातक कथाएं इसमें चित्रित की जाती थी। जो यानी कि पेज कवर होता था, जो फर्स्ट वाला पार्ट होता था कास्ट फलक, जो लकड़ी से बनाया जाता था, और फिर लकड़ी से बनाने के बाद उसे चित्रकारी करी जाती थी और उस पे लाख का प्रयोग करा जाता था। ठीक है, तो कास्ट फलक पर किस विषय को चित्रित किया जाता था, तो बिल्कुल जातक कथाएं करी जाती थी। किसकी, जातक कथाएं। और जातक कथाएं किससे संबंधित है, ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं पाल शैली के जो चेहरे बने हुए हैं, 2 चश्म बने हैं, 1.25 चश्म बने हैं और 1.25 चश्म बने हैं, कौन से चेहरे बने हैं जल्दी से बताइए। तो सब लोग जानते हैं, देखो जितने भी हैं मैंने सब चेहरे लिखवा रखे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सब लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1.25 चश्म चेहरा हो जाएगा। ठीक है, पहले सारे स्टूडेंट ये बताइए कि जितना बढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तब भी बताइएगा, कोई बात नहीं, कोई, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। ठीक है, सिर्फ नाम जानती हूँ, वो भी पता नहीं, कोई तो अलग अलग नाम से है, कोई गूगल गर्ल से है, कोई डॉग लवर से है, कोई पता नहीं कैसे कैसे। बाकी तो कुछ स्टूडेंट के तो नाम दिखते हैं तो वो नाम है ही। ठीक है, तो वो लोग तो नहीं कहेंगे, जो लोग बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखे हैं उनका तो नाम ही नहीं पता है ना। तो ऐसे नाम कम से कम पूरा मेरी क्लास में करा है तो कम से कम नाम लिख लिया करो। हाँ, फिर उसके बाद नाम गायब कर दिया करो। ठीक है, मुझे भी तो पता लगे कौन कौन है। चलिए, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, तो सभी जानते हैं पाल शैली का है, ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए बता रही हूँ, पाल शैली। ठीक है, बाकी तो देखो बाकी तो सबका नाम मुझे दिखता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका नाम नहीं दिया, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो भी बताऊंगी। ऐसे ऐसे नाम है जो पता नहीं क्या क्या नाम लिख लेते हैं, है ना। एक वो उनका भी नाम नहीं पता है मुझे, ड्राइंग क्लासेस हैं उनका भी नाम नहीं पता है। तो सब लोग से रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपना नाम लिख लिया करें। कैसे कैसे नाम लिख लेते हैं,
चलिए, बाकी तो अपनी इच्छा है, कैसे भी नाम लिख लो, कोई बात नहीं, आप आजाद हैं। कब का हमारा भारत आजाद हो चुका है कि नहीं, कि अब भी हो चुका है आजाद, तो ठीक है, आप लोग आजाद हैं, कुछ भी करिए, ठीक है, आप लोग फ्री हैं। चलिए, किन रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें जो रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है, एक तो मिश्रित रंगों का प्रयोग नहीं हुआ था, और यहाँ पर जो है सुनहरे रंग का प्रयोग नहीं हुआ था। मतलब सुनहरे रंग थे, लेकिन मतलब उनको लगाने में मजा नहीं आता था, है ना, कलर करने में मजा नहीं आता था, इसलिए इन्होंने मिश्रित रंग और सुनहरे रंगों का प्रयोग नहीं करा था। सबसे ज्यादा प्रयोग करा था तो सबसे ज्यादा जो ब्राइट कलर होते हैं, जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया, तो इसमें बहुत ज्यादा कलर का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब हम बताएंगे कि यहाँ पर पाल शैली की जो रेखाएं हैं वो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा वो नहीं बनती, क्योंकि एकदम से भित्ति पर कोई चित्रकारी करे और एकदम से उसे पेज दे दिया जाए, या फिर कोई पत्ता दे दिया जाए, या फिर कुछ भी दे सकते हैं, कपड़ा दे दिया जाए, तो कैसे चित्र करेगा। तो इतने अच्छे चित्रकार तो होंगे नहीं कि इतना चाहे कितना भी अच्छा आ जाए तो एकदम से हाथ फिनिशिंग उसकी आएगी नहीं, तो उसको पता नहीं कैसे लगेगा। तो इसमें टेढ़े मेढ़े बड़ी बेडौल आकृति के ऐसे बड़े हुए हैं चित्र। ठीक है, तो पाल शैली की जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, कठोर हैं। ठीक है, लयात्मक रेखाएं का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, कठोर रेखाएं हैं। सीमा रेखा जो बनाई गई थी, सीमा रेखा मतलब आउटलाइन की बात करते हैं, सीमा रेखा जो बनाई गई है वो कौन से रंग से बनाई थी, काले रंग से बनाई गई है। ठीक है, याद रखिएगा, किससे, काला रंग है। प्रमुख वृक्ष कौन है, तो प्रमुख वृक्ष भी तो आप लोग जानते हैं, बहुत छोटा है, कौन सा हो जाएगा, नारियल और कदली। कदली मतलब केले का वृक्ष, कदली। ठीक है, ब्रैकेट में भी लिख लो, क्या पता नहीं आता हो तब भी याद कर लो ना। ताड़पत्र की माप है, बहुत लोग इसमें भी बहुत कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं कि जो ताड़पत्र, देखो दो में ही बने हैं, कि यहाँ पर एक ताड़पत्र पर बने हुए थे, एक पटचित्र। पटचित्र अलग होते हैं, ताड़पत्र होते हैं। पट का मतलब वही होता है, कपड़े पर बनाए जाते थे। ठीक है, कपड़ा, टाट जो भी होता है, ठीक है, तो वही चीज इस पे बनाए थे। यही पांडुलिपि होती है, यही पोथियां होती हैं, यही ताड़पत्र जो चित्र किया जाता है। ठीक है, तो ताड़पत्र की अब हम माप देखेंगे। बहुत लोग को कंफ्यूजन, बस आपको बस यही चीज याद रखना है, जो इसका एग्जैक्ट जो माप है वो है 22.5 इंटू 2.5 इंच। ठीक है, ये चीज याद रख लीजिएगा। बाकी इसको चेंज करने को क्या है, देखो मैथ्स वाले तो है, जो उन्होंने करा होगा वो तो लोग तो जानते होंगे कि यहाँ पर इस टाइप से भी हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसे करके भी लिख सकते हैं 22 1/2 इंटू 2 1/2। ठीक है, यहाँ पे इंच ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 1/4 इंटू 2 1/4 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे भी करके लिख सकते हैं, तो आप इसको माप में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आपको बस ये चीज याद रखना है। ठीक है, पहला वाला जो है बस आप इसको याद रखिए। ठीक है, तो बाकी आप कैसे भी कर सकते हैं, बाकी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। माप तो बहुत बार पूछ ली जाती है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, पाल शैली में कुल कितने ग्रंथ चित्रित किए गए हैं, तो सभी लोग जानते हैं कितने ग्रंथ चित्रित किए गए हैं, 24 करे गए हैं। ताड़पत्र का जो आकार था वो कैसा था, रेक्टेंगल था, स्क्वायर था, सर्कल में था, कैसा था, ट्राइंगल में था, कैसा था, तो सब लोग जानते हैं कैसा था, चौकोर तथा आयताकार। आयताकार, रेक्टेंगल, आयताकार। चौकोर मतलब होता है स्क्वायर शेप में। ठीक है, चलिए, चौकोर के स्थान पर कौन सी लिपि लिखी जाती थी, यानी कि जो जैसे कि ऐसे होती थी, पांडुलिपि बता देती हूँ, चलो यहाँ बता देती हूँ। ठीक है, रफ वर्क कर लेती हूँ। पांडुलिपि जैसे ये चीज होता है, तो यहाँ पर एक चित्र के लिए जो जगह छोड़ी जाती थी। ठीक है, ये जो ताड़पत्र का जो पूरा है ये वाला होता था। ठीक है, यहाँ पर पूरी जगह, और यहाँ पर ये एक चित्र होती। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखते थे, देवनागरी लिपि। ठीक है, यहाँ पर जो है वो क्या लिखते थे, देवनागरी लिपि लिखी जाती थी। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सी, देवनागरी लिपि, याद रखिएगा। ठीक है, देवनागरी लिपि। और पाली भाषा में क्या करते थे, एक लेख लिखते थे। पाली भाषा में कोई भी लेख लिखना है तो पाली भाषा में क्या लिखते थे, लेख लिखते थे। नोट में लिख लो, ये पाली भाषा में लेख लिखते थे, पाली भाषा में लेख लिखते थे। ठीक है, तो पहले सारे स्टूडेंट जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं, लेख लिखते थे।
कोई भी चीज नहीं समझ में आया तब भी आप बताइएगा, अगर कुछ भी आपको नहीं चीज समझ में आई है तब भी आपको बताइएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ से मैंने जितने भी पॉइंट्स हैं पाल शैली के वो मैंने सब करा दिए हैं और यहीं से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज हम यहाँ पर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या है, आपके ग्रंथ है, आपके नहीं है, पाल शैली के ग्रंथ है, या आपके ग्रंथ नहीं है, ठीक है। तो किसके हैं, पाल शैली के जो ग्रंथ हैं वो सब आपको करा दिए जाएंगे। यहाँ पर एक पाल शैली के ग्रंथ कराए जाएंगे और एक तरफ यहाँ पर जैन शैली के, ठीक है। तो यहाँ पे जैन अपभ्रंश, ठीक है, तो उसके बारे में भी पूरी बात बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो दोनों का बिल्कुल कंबाइन जो है ग्रंथ करा दिए जाएंगे कि ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ताकि आप कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट ना करें और आपको और अच्छे समझ में आ जाए अच्छे से। पहले तो जितना ये बताए कि जितना मैंने आपको समझाया अच्छे समझ में आ गया, फिर से बता दो, बार बार बताते हैं तो अच्छा लगता है, तो आप बार बार बताइए और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं टाइम से ज्वाइन हुए, पहले सबसे पहले, दूसरी चीज अच्छे से आंसर दीजिए। जो भी मैं क्वेश्चन करूं उसके सब लोग देखो आर्टिस्ट में ही क्वेश्चन करा करूंगी और जो सबसे पहले आर्टिस्ट में सबसे पहले जो 3 स्टूडेंट जो सबसे पहले आंसर देंगे उसका मैं हर बार अपनी क्लास में उस स्टूडेंट का जरूर नाम लूंगी, ठीक है। तो चलिए, तो ये तो मैंने आपको पूरा करा दिया है। अच्छे से लर्न करना, उसको लर्न करने पर ज्यादा ध्यान दो। जितना आप प्रैक्टिस सेट करते हैं ना, मैं तो कहती हूँ उतनी देर में आप खूब पढ़िए, खूब याद करिए, बिना देखे उसको बार बार कॉपी पर लिख कर देखिए। जितना हो सके उतना आप बार बार करिए कि हाँ ये चीज याद हुआ कि नहीं याद हुआ। अगर मान लो बाई चांस आपके 4-5 भी क्वेश्चन नहीं आते हैं और ऑप्शन में दिए हैं तो आप यूं ही लगा लेंगे, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया और यहाँ पर देवपाल लिखा है, महिपाल लिखा है और कुछ और भी रिलेटेड कुछ भी पूछ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन धर्मपाल दे दिया, तो यहाँ पर धर्मपाल की जगह आप कहेंगे अच्छा देवपाल तो होगा नहीं क्योंकि देवपाल तो वो सब पोथियों तथा मूर्तियों के वो सर्वश्रेष्ठ रहे हैं, महिपाल जो है पाल पोथियों के रहे हैं, तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, है ना। अगर बिल्कुल एकदम सच में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो इस बात की गारंटी, अगर 4-5 भी क्वेश्चन रह जाएंगे अगर पढ़ा है तो आप यूं ही आसानी से कर लेंगे। लेकिन जितना है आप कम पढ़िए लेकिन बहुत अच्छा पढ़िए और उसको अच्छे से लर्न करिए। जो सबसे ज्यादा मेहनत का काम होता है उसको लर्न करना, ठीक है। तो लर्न करने के लिए आप भी जानते हैं कि कम से कम उसे बिना देखे 4 से 5 बार जरूर लिखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, मिलते हैं 2 o'clock शार्प, 2 o'clock 2 बजे सारे स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर लेना। बाकी जैसे आपके आर्टिस्ट चलते हैं वैसे आर्टिस्ट चलेंगे, नहीं तो आपका यही चलेगा, ठीक है। तो 1 टाइम में एक मतलब आर्टिस्ट होते हैं और एक आपका इंडियन होता है। बाकी फिर मिलते हैं कल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट एवरीवन।